विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोयला और पेट्रोलियम, यह हमारा चैप्टर चल रहा है और हमने इससे पहले वाले सेशन में भी थोड़े से प्रश्न और उत्तर आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। आज इस सेशन में हम थोड़े से और प्रश्न और उत्तर इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सो बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन कीजिए। तो देखिए, हमारा इसमें अगर हम देखेंगे कोई ऐसे इनडायरेक्ट वे में कोई हमें प्रश्न नहीं मिलेगा, सारे हमें डायरेक्ट ही मिलेंगे। कोक एक कठोर संरंध्र और काला पदार्थ है। ये कोयले के विनाशकारी आसवन द्वारा निर्मित होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। इसका उपयोग घरेलू के साथ साथ चूल्हे और भट्टियों में एक औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। यह बहुत कम या बिल्कुल धुआं नहीं देता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण के लिए भी किया जाता है। ये हमने कुछ आपकी बुक के पॉइंट्स है, कुछ जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और इंफॉर्मेशन के लिए हमने आपको दिए, जैसे चूल्हा भट्टी ये सब का आपके बुक में नहीं था, लेकिन कहाँ कहाँ होता है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हमने आपको दे दिया है, तो जैसे आपको एक जानकारी भी मिले और आप अपने आंसर और अच्छी तरीके से लिख सके। तो और ये जैसे ये जरूर आपको याद रखिएगा, जब भी हम कोक की बात करें तो आप देखिएगा प्रश्न के अकॉर्डिंग कि ये लिखना एक जरूरी हो जाता है कि ये कार्बन का लगभग शुद्ध है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप अलग से भी याद रखिए, क्योंकि वन वर्ड आंसर इस टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है। पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। इससे पहले जो हमने सेशन लिया था उसमें हमने कोयला निर्माण की बात करी थी, अब हम पेट्रोलियम निर्माण की बात कर रहे हैं। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ था। जब ये जीव मृत हुए, उनका शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का है, इसलिए इस पर तैरता है। तो यहाँ पे आपको याद है हमने एक पिक्चर देखी थी जिसमें हमने देखा था पानी की परत, फिर तेल की परत और उसके ऊपर गैस की परत। हमने ये 3 लेयर्स देखी थी। तो वो जो हमें पानी के ऊपर जो मिल रहा है वो, क्योंकि जो जैसा मैंने आपको तब बताया था कि जो तेल होता है वो पानी से हल्का होता है, तो एक लेयर ऊपर उसकी बन जाती है। कि आप अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट कर लीजिए कि आप पानी लीजिए और एक गोले का तेल ही डाल दीजिए अगर आपके घर में, या सरसों का तेल है वो डाल दीजिए, या आपका रिफाइंड ऑयल जिसमें खाना बना रहे हैं वो डाल दीजिए, एक ऊपर परत दिखाई दे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्योंकि समुद्र का पानी क्या है, खारा है, इसलिए हमने लिख दिया पेट्रोलियम खारे पानी की तुलना में हल्का है, इसलिए ऊपर तैरता है। फिर जो हमारा प्रश्न आ रहा है कि ये यहाँ पे इन्होंने एक टेबल दे रखी है, 91 से 97 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को आप ग्राफ द्वारा आलेखित करिए और वर्ष में कमी प्रतिशत जो है उसको आप वाई अक्ष पर और मीन्स वाई एक्सिस पर, और वर्ष का जो ये है वो आप एक्स एक्सिस पर इसको शो करेंगे। तो यहाँ देखते हैं अब इसको कैसे करना है, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको देखिए वर्ष है, तो आपको यहाँ देखिए। सो बच्चों, आप लोगों के सामने एक और प्रश्न आ रहा है। निम्नलिखित सारणी में ये जो आपको टेबल दे रखी है इसमें भारत की विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। ये वर्ष है और ये कितने प्रतिशत कमी हुई है ये आपको एक दर्शाया गया है। इसमें इन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो आपकी जो कमी है वो जो उसमें जो उसकी जो परसेंटेज कमी है उसको हमें वाई एक्सिस पे दिखाना है, और यहाँ जो आपको वर्ष दे रखे हैं इसको हमें एक्स एक्सिस पर दिखाना है। तो देखिए ये हम टेबल ऐसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर दिया है और कितने प्रतिशत कमी है वो हमने वाई एक्सिस पर। ठीक है, तो ये आप ग्राफ जानते हैं कि यहाँ पे इस टाइप से हम बनाएंगे और यहाँ पे हमने ईयर
तो दे यहाँ पे हमने 2-2 साल का गैप दिया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12। फिर आपको जो टेबल है, ये अभी हमारा दोनों चीज साथ में दिखाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट हो रहा है, तो आप अपने सामने ये को समझना हो इस ग्राफ को, तो आप अपनी बुक सामने रखिएगा जो आपको टेबल दे रखी है, फिर इसके साथ आप मैच कर लीजिएगा और इस प्रकार हम ये एक ग्राफ दिखा सकते हैं। आगे का जो प्रश्न है वो है, कोक का उपयोग कहाँ होता है? कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण में तथा बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में होता है। दूसरा जो प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, ये हमने आपको बताया था कि ये आपके ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी स्टेट में आपके डिफरेंट होगा, कि पेट्रोलियम का है, नेचुरल गैस का है, कोक का है, कहाँ कहाँ है। तो ये आप थोड़ा सा याद करने की जरूरत है। और जैसा मैंने आपको उस समय भी बताया था कि अगर आपने मैप में इसको मार्क कर लिया है तो आपको बहुत इजी हो जाएगा याद रखना। तो यहाँ पे भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। एक और जो प्रश्न है वो है, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे ये सारे आपके संगठनों के नाम आ गए, द्रवित पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम, बिटुमेन। सो ये आपको, फिर आपका एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि इनका उपयोग भी बताएं। तो प्रश्न के तो अगर कहें हमारे पास कोई कमी नहीं है, कितने भी आप प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्योंकि आपको मुझे जहां तक याद एक आता है कि आपको पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल, ये तो आपको एकदम लिख सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप भूल जाएं कि स्नेहक तेल भी मिलता है, पैराफिन मोम, बिटुमेन। तो ये कुछ नाम अगर आपने पहली बार सुन रहे हैं तो इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, फिर याद हो जाएंगे, कोई इतना आपको टाइम नहीं लगेगा। और जो प्रश्न है वो है, कार्बनीकरण का क्या अर्थ है? तो जैसा मैंने आपको, जब हमने इससे पहले वाले सेशन में ये ऐसा ही प्रश्न लिया था और उसमें कहा था कि ये एक अलग से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो वो ही यहाँ पे हमने रख दिया है, जैसे आपके पास आंसर तैयार रहे। मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो ये भी आपका प्रश्न का उत्तर आपके तैयार है। फिर जो एक और प्रश्न है, पेट्रो रसायन का क्या अर्थ है और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त पदार्थ पेट्रो रसायन कहलाते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, प्लास्टिक, पॉलीथीन, विभिन्न रेशे जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर आदि के औद्योगिक निर्माण में होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये हमने फैब्रिक में भी पढ़ा था, तो इस पर भी और प्रश्न बन सकते हैं। तो वही, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, प्रश्नों की कमी नहीं है, लेकिन जितने आपके सामने इस समय प्रश्न है, अगर आपने उतने उत्तर एक समझ के अगर तैयार कर लिए हैं, तो और जो प्रश्न बन रहे हैं तो आप उनके भी उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने थोड़े से और प्रश्न उत्तर करे, और इसके साथ अगर देखते हैं हमारा ये चैप्टर भी अब फिनिश हो गया है। तो आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप फिर से वो सेशन देखें, वो बुक में जो हम मार्क कर रहे हैं उन चीजों को पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप ऐप के थ्रू हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अच्छी तरीके से पढ़िए, गुड लक, और इंटरेस्ट लेकर पढ़ें। अगले सेशन में हम एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलते हैं। बाय।